तो हमारा आज का पहला टॉपिक है यूनिट 7 वीबीए एरर इन वीबीए। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि वीबीए में आने वाले एरर कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। तो आमतौर पर वीबीए में दो तरह के एरर आते हैं। एक आता है कंपाइल टाइम एरर, एक आता है रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जब आता है तो उसका कारण होता है मिस्टेक इन अ सिंटैक्स। अगर आप किसी सिंटैक्स को लिखने में कोई गलती करते हो तो ये एरर आ जाता है। इसको प्रैक्टिकली समझ लो। ये मैंने एक्सेल ऑन कर लिया और ये साइड में वीबीए कर लेते हैं। और यहाँ पर वीबीए पे काम करने के लिए एक मॉड्यूल ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने इस जगह पर एक नंबर लिखा हुआ है एक्सेल में। यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। एक मैक्रो बनाएंगे। अब भाई उस नंबर को लेके आएंगे यहाँ पे। अब लॉजिक लगाएंगे n ग्रेटर देन 0। अब मान लो इतना ही कोड करके आपने इसे खत्म कर दिया, रन किया, तो एरर आ जाएगा। एरर कौन सा आ रहा है? कंपाइल। क्यों आ रहा है? मिस्टेक बताता है। देन में गड़बड़ है, यानी यहाँ पे देन आएगा। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी भी रन करूंगा तो देखिए कौन सा एरर आता है, कंपाइल एरर। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी सिंटैक्स पूरा नहीं करा, इफ को बंद नहीं करा है, इफ करके। तो इस तरीके से कभी भी कोई एरर आ जाए, कंपाइल्ड एरर, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आप कोडिंग को गलत लिख रहे हो। आपका जो सिंटैक्स है, आपका लिखने का जो तरीका है वो गलत है। इसी को कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है? किसी का ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर? ठीक है, आप भूल जाते हो ये वाला साइन यूज कर दिया करो ना। माइक ऑन करने में भूल जाते हो तो ये साइन यूज करा करो आप लोग। आगे देखो, अगला टॉपिक है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आता है जब हमारा कोई लॉजिक गलत होता है। लॉजिक कैसे गलत हो सकता है? मानो आपसे कहता हूँ कि इस फाइल को ओपन करने का कोड लिखो। इस फाइल को ओपन करने का कोड लिखना है मेरे को, ठीक है? तो मैं इस फाइल को ओपन करने का यहाँ पे कोड लिखूंगा। कैसे लिखूंगा कोड? देखो जरा, ये फाइल ओपन करनी है मेरे को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसका ऊपर एड्रेस आ रहा है, मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, इसका कोड बनाता हूँ यहाँ पे। तो फाइल ओपन करने का कोड होता है वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का नाम लिख दिया। अब उस फाइल का जो भी नाम होगा वो लिख दूंगा, यूनिट 4.xlsm। अब जब मैं कोड चलाऊंगा तो ये फाइल खुल जाएगी। देखो ये मैंने रन किया और ये फाइल खुल जाएगी। देखो खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोड बिल्कुल सही है, कोड बिल्कुल सही है, खुल गई फाइल। ये फाइल रन टाइम एरर कब देगी? जब आपका कोड तो सही है लेकिन लॉजिकली मिस्टेक हो गई है। कैसे की? ये वाली फाइल यहाँ पे नहीं है, मान लो कहीं और है। अब आप इस फाइल को रन करने के लिए कोड दबाते हो तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये फाइल इसको मिली ही नहीं, तो उसको एरर में कन्वर्ट कर देगा। अभी क्यों चला रहे इस फाइल को? एड्रेस देखो, वो बैकग्राउंड में खुली हुई है, उस फाइल को बंद कर लो पहले। ये यहाँ खुली हुई है ना, देखो यहाँ पे। तो आप इस फाइल को यहाँ से कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। मतलब मैं डिलीट कर देता हूँ इस फाइल को। अब ये फाइल नहीं है यहाँ पे। अभी आप चलो, फाइल है ही नहीं तो कैसे खुलेगी? एरर आ गया। तो ये एरर रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर कब आता है? जब आपका लॉजिक गलत हो। तो लॉजिक क्या गलत है? हम एक ऐसी फाइल को खोल रहे हैं उस जगह से जहाँ पे वो फाइल है ही नहीं। इट इज अ लॉजिकल मिस्टेक। अगर ये फाइल यहाँ हो तो ये खुल जाएगी, ये खुल गई। लेकिन नहीं होगी तो नहीं खुलेगी। तो रन टाइम एरर इसलिए आता है जब भी आप कोई अपने लॉजिक में गलती करते हो, तो रन टाइम एरर आता है। और भी देखो, एक लॉजिक और बताते हैं। तो एरर आने का एक लॉजिक और देखिए, सब मैक्रो नंबर 3। मान लो मेरे पास दो वेरिएबल हैं, ए और बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 2। मैंने सी कैलकुलेट किया, ए डिवाइड बाय बी, और इसको प्रिंट कर दिया। जब मैं कोड चलाऊंगा तो मुझे उत्तर मिल जाएगा 5 आ गया। लेकिन मान लीजिए अगर बी की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, तो यहाँ पर 10 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना एक लॉजिकल मिस्टेक होती है। कभी किसी को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता, इट इज अ लॉजिकल मिस्टेक।
तो जैसे ही आप कोड रन करोगे रन टाइम एरर फिर आ जाएगा। इसके आने से आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। तो ये है रन टाइम एरर। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? हैंडल करने से क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, क्लाइंट के पास मैसेज जाएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, और क्लाइंट उस मैसेज को पढ़ के उस एरर को दूर कर देगा। तो इसको हैंडल करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन एरर गो टू और एक बनाएंगे लेबल, जिसमें यहाँ पे एक्स लिख दिया, और इसका लेबल का जो भी आंसर होगा यहाँ पे टाइप कर देंगे हम। एरर क्यों आ रहा था? डिवाइड बाय 0 की वजह से। ये हमने एक मैसेज लिख दिया, क्लाइंट को दिखेगा। लेकिन कल को मान लीजिए इसमें एरर नहीं आया तो मैं अपने कोड से बाहर आ जाऊंगा। हमारा कोड कहाँ पे खत्म होता है? सब पे खत्म होता है। तो सबसे मैं क्या करूंगा? बाहर आ जाऊंगा। अब देखो कोड को समझो, जब आपका कोड रन होगा तो आपके इस कोड ब्लॉक में एरर आएगा रन टाइम। एरर आने पर ये इसको थ्रो कर देगा एक्स के पास। एक्स के पास जाके क्लाइंट को एक मैसेज दिखेगा अच्छा सा। क्लाइंट इस मैसेज को पढ़ के समझ जाएगा, अब इसको ठीक कर लेगा। मान लो क्लाइंट इसको पढ़ गया, समझ गया, अब वो इसको ठीक करता है। वो यहाँ पे कोई और नंबर डालता है, तो अब देखो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रन टाइम एरर को हैंडल करने का तरीका। तो ये थे एरर के कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट होता है। स्क्रीन पे आ रहा हूँ आप लोगों की, कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग डायनेमिक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। स्लाइड में आपको भेज दूंगा, सब लिखा हुआ है। डायनेमिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप एक्सेल में अपने अकॉर्डिंग कितना भी डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सेल है और यहाँ पे मैंने ये सारा डाटा लिखा हुआ है। अब मेरे को ऊपर से नीचे तक ये डाटा रीड करना है। जितना भी डाटा है ना इस लाइन में, ये पूरा डाटा रीड करना है, मतलब इसको सिलेक्ट करना है। तो हम इसका कोड कैसे लिखते हैं? तो आप लिखोगे रेंज A1 से लेकर A14 तक, तो लिखोगे सिलेक्ट, तो ये सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन कल को अगर ये डाटा कम हो और अब सिलेक्ट करोगे तो 14 तक ही सिलेक्ट होगा, तो ये डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक का मतलब होता है ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाते हो जब जितना होता है उतना सिलेक्ट होता है, इसको डायनेमिक बोलते हैं। अब ये हम लोग अपनी कोडिंग से करके दिखाएंगे आपको। आप यहाँ लिखिए रेंज डॉट सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? A1 से करेंगे, मतलब यहाँ से पहला पहला सिलेक्शन होगा आपका A1, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप A1, हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरा क्या होगा? A1 से एंड तक जाओगे आप, तो यहाँ लिख दीजिए A1 से एंड तक जाना है। अब एंड में दो डायरेक्शन होती हैं, या तो मेरा माउस, जैसे मान लीजिए ये काफ़ी सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा तो एंड मेरा क्या होता है? या तो राइट की तरफ भागूंगा इसको, या डाउन की तरफ, तो दोनों में से किसी भी दिशा में जा सकता है ये। तो अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल डाउन। अब जब मैं कोड चलाऊंगा तो आपके सामने नीचे तक सिलेक्ट होगा। देखो रन कर रहा हूँ मैं इसे, ये देखो होगा सिलेक्ट। अगर मेरे को राइट तक सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेल टू राइट, ये देखिए राइट तक हुआ। समझ में आई बात? अगर आप कई बार आपने देखा होगा कंट्रोल ए दबाते हो सारा सिलेक्ट हो जाता है, अगर आपको ये सारा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कोड होता है रेंज A1, जैसे A1 हो गया ये वाला। अब इसके आसपास जितना भी डाटा है सारा सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप लिखेंगे करंट रीजन। तो आसपास के एरिया को करंट रीजन बोलते हैं। क्लिक करोगे सिलेक्ट हो गया। तो ये था डायनेमिक सिलेक्शन। आप एक सिंगल रो, एक सिंगल कॉलम या फिर एक पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कंफर्म करो, ऑनलाइन क्लास क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अब हम यहाँ पर फॉर्म को बनाना सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फॉर्म। देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक्सेल में डाटा ऐसे डालते थे नॉर्मली। अब हम डाटा को ऐसे ना डाल के अपना फॉर्म बनाएंगे और उसमें डाटा डालेंगे। तो फॉर्म कैसे बनेगा और कैसे डाटा डलेगा देखो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाना स्टार्ट किया, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पे डिजाइन होता है। आप जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे आप लेंगे फॉर्म, ये आ गया फॉर्म आपके पास, ठीक है। अपने हिसाब से इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। फॉर्म का नाम पे नाम बदलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाओ, यहाँ पे कैप्शन होता है, यहाँ पे जाके लिख दो फॉर्म का नाम। ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, आ गया। अब फॉर्म का एक टाइटल बनाएंगे, लेबल कंट्रोल लेके
इसकी कैप्शन में जाके लिख दो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये जो आपने लिखा है मैं सोच रहा था थोड़ा बड़ा करूं। यहाँ पे ना ये फॉन्ट हो गया ये वाला, इस पे जाके आप इसका फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, साइज को बड़ा कर सकते हो, ऐसे इसका कलर बदल सकते हो यहाँ से। कलर बदल जाता है, बदल गया, इसको डिलीट करो। पैटर्न खोलता है, खोलने का पता नहीं। चलो ये बन गया। अब इसको ना फैला लो आप अपने पेपर पे। तुमने फोन का पहला पढ़ा मतलब पूरा समझ में आ गया इतना? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने फॉर्म के बारे में। जैसे पहली फील्ड क्या थी, नेम, इसको भी हम थोड़ा सा कलर वलर दे देते हैं। नेम आ गया। इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, ये रहा। इसको नाम देंगे टेक्निकली, यहाँ से वेरिएबल का काम करेगा ये, टेक्स्ट नेम। तो हमारा पहला कंट्रोल बन गया फॉर्म का। इसी को ना कॉपी कर लो और यहाँ पे बना दो। ये बन गया हमारा दूसरा कंट्रोल, ईमेल। समझ में आ गया? अब हमें तीसरा बनाना है, ये काम करेगा जेंडर का। तो जेंडर के केस में यहाँ पे बनेंगे रेडियो बटन। ये ले लेके डाल दो, एक दो डल गए। इनके नाम बदल दो। एक तो वेरिएबल के नाम बदलेंगे, रेडियो बटन मेल, और इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे मेल। उसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप का नाम लिखेंगे जेंडर। इसका वेरिएबल का नाम बदलेंगे, रेडियो बटन फीमेल। इसका कैप्शन कर देंगे हम फीमेल, और उसका भी ग्रुप करेंगे जेंडर। इन दोनों को सेम ग्रुप रखा हुआ। ग्रुप करने से क्या होगा, एक समय पर एक सिलेक्ट होगा। अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। इसका नाम चेंज करके लिखा हमने डेट ऑफ बर्थ। अब जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना, उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में ले लेंगे। इसके अंदर तो हम डालेंगे तारीख, गिनती मतलब। इसमें डालेंगे हम महीने यानी कि मंथ, और इसमें डालेंगे हम ईयर, जितने भी साल होंगे वो हम सब इसमें डिजाइन करेंगे। इनके नाम बदल देते हैं। ये होती है कॉम्बो बॉक्स, तो इसको बोलूंगा मैं कॉम्बो बॉक्स डे। इसमें दिन होंगे तो डे, इसको भी नाम दे दिया मंथ, ईयर। तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमें बटन बनाना है, तो ये बटन कंट्रोल होता है। यहाँ ले जाके डाल दिया एक बटन, और एक डाल दिया यहाँ पे, दो बटन भी बना लिए। इस पहले बटन को डिजाइन देंगे। मैं इसका बैक कलर यहाँ से थोड़ा चेंज, बैक कलर चेंज नहीं हो रहा इसमें। मैं इसका नाम बदलूंगा, यहाँ पर फॉन्ट पे जाके यहाँ पे इसको नाम दूंगा। नाम दूंगा मैं कैप्शन में जाके, यहाँ लिखूंगा सबमिट, नाम आ गया। ऐसे ही दूसरे बटन को नाम देंगे रीसेट। इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, रीसेट। समझ में आगे बात इतना? अब हम लोग अपने फॉर्म को थोड़ा सा फैला के रन करके देखेंगे। ये बटन दबाएंगे और फॉर्म देखो रन हो गया, शीट पे आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें वैल्यू आ जाए, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। तो आप क्या करें, फॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ से इनिशियलाइज इवेंट ले लें। यहाँ पे करना है उसका कोड। तो सबसे पहला कोड क्या होगा, जो आपका CBD है उसको क्लियर कर लो ताकि उसमें पुराना डाटा साफ हो जाए। अब उसमें 1 से 31 तक के नंबर डाल दो, एक लूप चला लो 1 से 31 का। हो गया? अब इसके अंदर वो नंबर आप एंटर करा दो यहाँ पे।
तो यहाँ पे नंबर एंटर करने के लिए आप क्या लिखेंगे, CB डे डॉट एड आइटम देन आई। अब देखो सारे के सारे नंबर उसमें ऐड हो गए, आप चेक कर लो पूरे 1 से 31 तक। सेम काम आपको ईयर पे और मंथ के लिए करना है, ठीक है। तो सेम काम अब हम ईयर के लिए करते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ कोड लिख देते हैं। यहाँ पर मैं डे की जगह पर ईयर ले लूंगा। ईयर मैं डाल देता हूँ 1990 से 2010 तक। इनको हम ऐड कर देते हैं ईयर वाले बॉक्स में, ईयर भी ऐड हो गए। अब बात आती है मंथ की। मंथ होते हैं 12 तक, तो 12 में 1 से 12 डाल दूंगा तो मंथ भी आ जाएंगे। अभी मैं जब रन करूंगा तो मेरे पास पूरा डाटा होगा, मंथ ये रे, ईयर ये रे और डे ये रे। समझ में आ गया। अब ये बताओ मंथ को टेक्स्ट में चाहिए, ला के दिखाऊं। अगर आप मंथ को टेक्स्ट में चाहते हैं, पता है क्या करना है आपको, एक वेरिएबल लेना है और इसको एरे बनाना है। एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप एक साथ काफी सारे वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मंथ की एक एक करके सारी वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ। अब बड़ा हो जाएगा, मैं जून तक डाल रहा हूँ। अब ये जो हमारा इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि मेरे कहने का अर्थ है अगर मैं कहीं पर M0 लिखूंगा तो उसको जनवरी माना जाएगा, M1 को फरवरी माना जाएगा, इसी तरीके से जून को M5 माना जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक लूप चलाना है, नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा 0 से 5 तक चलेगा। मान दो ये बात। तो यहाँ पर आप i ऐड मत करो, m ऑफ i ऐड करो। तो m ऑफ i के अंदर आएगा M0 M1 M2, यानी आपके सारे के सारे महीने उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। देखिए अब हम काम करेंगे कि कल को अगर मैंने ये फॉर्म भर दिया तो बटन अगर मैं दबाऊं रीसेट का तो ये रीसेट हो जाए। तो हम इसके रीसेट पर कोड करेंगे, डबल क्लिक कर दिया, कोड पर आ गए। यहाँ पर कोड में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है नेम, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो खत्म हो जाए। ईमेल में जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। वो रेडियो बटन है मेल वाला, अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो हम उसे फॉल्स कर देंगे। अब आपने कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट किया होगा वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको ड्रॉप डाउन क्लियर करके दोबारा से डाटा भरना है, तो यही वाला जो कोड आपने नीचे लिखा था सेम टू सेम यहाँ लिख दो आप। ये कोड यही काम तो कर रहा है, लिखी हुई वैल्यू को हटा के नया डाल रहा है, यानी रीसेट का कोड भी आपका हो गया। आप यहाँ कुछ भी डाल दीजिए, रीसेट करते ही फॉर्म रीसेट हो जाएगा, आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अब हम सबमिट की एंट्री बताएंगे कि इस पर क्लिक करके सारा डाटा यहाँ कैसे जाएगा आपका। मैं इस कोड को शुरू करूँ, पहले यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं किसी को आया समझ में यहाँ तक, कुछ पूछना है किसी को, कंफर्म कर दो। तो वहाँ पे इफ एल्स लगा के कंडीशन लगा देना ना कि इसमें जो वैल्यू लेंथ होगी वो इतनी होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए। आप जितना भी आगे ले जा सकते हो वो कोडिंग में जाके आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो बटन से डाटा यहाँ पर जाना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे जिनका काम होगा फॉर्म से डाटा उठा के लाने का, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि गेट डेटा फ्रॉम दी फॉर्म। तो उसके लिए मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे टेक्स्ट नेम के टेक्स्ट से, ईमेल में करेंगे टेक्स्ट के ईमेल के टेक्स्ट से, वो भी हो गई। जेंडर में वैल्यू कैसे करें, पहले डेट ऑफ बर्थ में कर लेते हैं। CB डे का टेक्स्ट डेट आ गया। अब मंथ इसमें ऐड करना है, आप ऐड कर देंगे ऐसे और ये स्लैश लगा देंगे। तो मंथ की वैल्यू उठाएंगे आप, मंथ CB मंथ का टेक्स्ट, समझ रहे हो बात, मंथ भी आगे उठ के। अब उसके बीच में भी हाइफन लगाएंगे और उसमें ईयर भी ऐड करेंगे, CB ईयर टू टेक्स्ट, तो डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। अब रेडियो बटन कैसे उठाएं, हमें ये नहीं पता कि कौन सा बटन सेलेक्ट किया यूजर ने, मेल की फीमेल, तो इसके लिए हम इफ एल्स लगाएंगे। अगर रेडियो बटन मेल, इसकी वैल्यू अगर हमको ट्रू मिली तो इसका मतलब मेल सेलेक्ट किया होगा जरूर, समझ रहे हो बात, मेल सेलेक्ट किया होगा। तो हम यहाँ पर जेंडर नाम के वेरिएबल में मेल को रख लेंगे। अगर ऐसा नहीं है
तो उसमें फीमेल, क्योंकि एक तो सिलेक्ट करना ही होता है, नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सारा डाटा उठ के आ गया। अब हम क्लाइंट को मैसेज प्रिंट करके देंगे कि भैया मैसेज ये रहा आपका। जब फॉर्म से डाटा उठता है तो एक मैसेज आता है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे डाटा गेट सक्सेसफुली, तो ये क्लाइंट को एक मैसेज मिल जाएगा। अब हम इस डाटा को एक्सेल में भरने का काम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल, सेकंड रो का पहला कॉलम जिसके अंदर नेम को डाल देंगे, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में हम ईमेल को डाल देंगे, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में हम लोग जेंडर को डाल देंगे, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम में हम लोग डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। आपका सारा काम हो जाएगा। अब बाद में हम पूरे फॉर्म को रीसेट कर देंगे, जिसमें हमने डाटा डाला था उसको रीसेट कर देंगे। तो रीसेट कोड करने का बार बार थोड़ी ना करेंगे, रीसेट का कोड मैंने यहाँ कर रखा है, इस पूरे को कॉपी कर लो, यहाँ पे डाल दो। अब ये वाला जो कोड मैंने बनाया तो मैंने साथ के साथ कमेंट करा है ताकि पता रहे कि मैं कोड क्या लिख रहा हूँ। अब आपका प्रॉपरली ये जो फॉर्म है चलने के लिए तैयार है। यहाँ मेरे पास फॉर्म आ चुका है, यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ yogesh@gmail.com। अच्छा देखिए, एक चीज़ और करते हैं, जब डाटा आपका सबमिट हो जाए तो इसको ऑटो फिट कर लेना। जब डाटा आपका यहाँ पे सबमिट हो जाए तो फॉर्म को ऑटो फिट कर लेना ताकि सारे कॉलम एडजस्ट हो जाए। ऑटो फिट डेटा, तो इसके लिए रेंज पकड़ लेना आप, ए से लेकर डी तक, इसके जितने भी कॉलम्स हैं उनको ऑटो फिट मार देना। अब मैं डालूंगा एंट्री mohan@gmail.com, ईमेल ले लिया, यहाँ पे डेट डाला, यहाँ पे मंथ डाला, यहाँ पे ईयर डाला, सबमिट किया, गेट सक्सेसफुली आ गया, फॉर्म सबमिट हो गया, डाटा रीसेट हो गया। ऐसे ही आप अपनी बार बार लगातार एंट्री डाल सकते हो। समझ आ गया? ऑनलाइन क्लास कंफर्म करो। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है 7वां ये खत्म हो जाता है। अब एक आखिरी चैप्टर बचा होगा, उसको भी आज ही देख लेते हैं। पहले मैं ये फाइल आपको सेव करके दे देता हूँ। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक क्लिक से अपना जो ग्राफ होता है वो बना सकते हैं, यानी चार्ट्स। वीबीएम में एक क्लिक से चार्ट कैसे बनाएं, ठीक है, चार्ट्स बनाना सीखेंगे हम। तो उसके लिए मुझे इस तरह का एक सैम्पल डाटा लेना होगा, फिर चार्ट्स के लिए कोडिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल जो एक्सेल है वो खोल लेता हूँ। इसको यहाँ साइड में लगा लेते हैं और इसका वीबी पार्ट ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक तरफ लिखता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ लिखता हूँ उनकी सेल्स। ये प्रोडक्ट के नाम हो गए मान लीजिए, और इनकी सेल्स हो गई, ठीक है। डाटा को थोड़ा सा ठीक लगने के लिए मैं डिज़ाइन दे देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे जो ग्राफ बनाना है वो यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए कोडिंग करूँगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन इसका टाइप में लूँगा चार्ट ऑब्जेक्ट। चार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल डाटा टाइप होता है जिसमें चार्ट स्टोर होता है। जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हो, यहाँ पे इंटीजर लिखते हो तो उसमें इंटीजर वैल्यू जाती है, डबल लिखते हो तो डबल वैल्यू जाती है। इस बार मैंने चार्ट ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें चार्ट बनेगा। अब हम इसको डिसाइड करेंगे कि एक्सेल में कहाँ बनाना है, तो इसको सेट करूँगा अपने एक्सेल पे। तो जिस शीट पे बनाऊंगा उस शीट का नाम लिखूंगा। इस शीट पे क्या बनाना है मेरे को, चार्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कहाँ करना है, लोकेशन कैसे बताऊंगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से कितना गैप देना है ये आप इसको बता दो। फिर आप बताओ विड्थ कितनी देनी है, अंदाजा ले रहा हूँ। फिर आप बताओ टॉप साइड से गैप कितना रखना है।
फिर आप बताओ इसकी हाइट कितनी रखनी है, आप अंदाज़तन ले लीजिएगा, बाद में कम ज़्यादा हो जाए। अब इसके बाद इसको रन करके एक बार देख लो ग्राफ बन कहाँ रहा है। तो ग्राफ कुछ यहाँ बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है, हमारे हिसाब से ठीक बन रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इस ग्राफ की हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हाइट वाली वैल्यू को बढ़ा दो, टॉप से गैप थोड़ा कम कर देते हैं, हाइट वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी जब मैं रन करूँगा तो ग्राफ वहीं पे बनेगा, बन गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर ये डाटा कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x.chart.set सोर्स डाटा, सोर्स बताएंगे डाटा का कहाँ से आएगा, शीट 1 से आएगा भाई, जो रेंज है वो बता दो पूरी, A1 से लेकर B7 तक, देख सकते हैं सामने पड़ा हुआ डाटा, डाटा कनेक्ट हो गया। अब तुम्हारा दिल खोल के बोलो कौन सा चार्ट बना के दिखाऊं, बोलो, एक्सेल में इतने सारे चार्ट पड़े थे, जो कहोगे वो बना देंगे, बताओ। कॉलम चार्ट बनवाने, कॉलम चार्ट बनवाने हैं, एक्स डॉट चार्ट, फिर लिखेंगे आप चार्ट का टाइप, जो चार्ट बनवाना है उसका नाम लिखेंगे। ये देखिए बताइए बना कि नहीं बना, और बताओ कौन सा बनवाना है, बनवाते जाओ, अब तुम खत्म हो गया चैप्टर, तो तुम जो कहोगे वो बना देंगे। लाइन चार्ट लो, और बताओ अपनी इच्छा पूरी करो आज। पाई चार्ट, कोई खास वजह और और बताओ, ये बन गया, कुछ नहीं करना, अब चार्ट का नाम डालना है बेटा बस, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। बबल चार्ट ले लो, डॉट डॉट में आ जाता है, रडार चार्ट ले लो, ठीक है भाई, एरिया चार्ट ले लो, जो तुम कहोगे, ठीक है। 3D में लेना है तो 3D लिखो, फिर इसकी हिंट ले लो कौन सा बनाना है, बार क्लस्टर्ड बार बनाना है, बार ले लो, 3D में बार आ गया। हाँ जी भाई, बनाने आगे चार्ट, एक क्लिक पे जो मर्जी करे वो चार्ट बना लो, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं तुमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इस पे लगाना बता देता हूँ, बाकी 2-3 बता रहा हूँ, बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज आपको चाहिए वो आप गूगल से ढूंढ के निकाल लेना, ठीक है। चार्ट बनाने का बेसिक फंडामेंटल्स था वो मैंने आपको बता दिया। तो मान लीजिए चार्ट का टाइप मैं रखता हूँ पाई चार्ट। अब इसका हमें टाइटल बदलना है चार्ट का, तो आप उसके लिए लिखेंगे चार्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट, जो भी टाइटल आप लिखेंगे वो डाल दीजिए। मैंने लिख दिया रिपोर्ट 2026, तो ये हमारे चार्ट का जो है आज से टाइटल बन जाएगा, बन गया। आपको लीजेंट इधर उधर करने हैं, इधर उधर सरकाने हैं, तो लिखेंगे चार्ट डॉट सेट एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलिमेंट लीजेंट, लीजेंड को किधर भी सरका दीजिए, लेफ्ट साइड सरकाना है, ये लेफ्ट साइड सरक गया। और आपको इसके अंदर वैल्यू डालनी है, आखिरी प्रॉपर्टी है ये, एक्स डॉट चार्ट डॉट सेट एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एलिमेंट डेटा लेबल कहते हैं उसको, सेंटर में लगाएंगे, कॉल आउट करेंगे, आउटसाइड इनसाइड एंड कॉल आउट, आउटसाइड एंड करते हैं, आउटसाइड एंड कर दिया, जैसे मैं रन करूंगा डेटा चार्ट के बाहर आ गया। तो इस तरीके से बेटा चार्ट वार्ट पे काम हो सकता है, एक क्लिक पे सारे चार्ट भी बन सकते हैं, लोकेशन बदल के कहीं भी डाल लो, एक क्लिक पर जितने चाहते हैं चार्ट आप बना सकते हैं। अब देखिए पूरी यूनिट मैंने आपको पढ़ा दी है, ये स्लाइड सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, मेरे को तो पूर्ण रटे हुए हैं इसलिए तुरंत बन गया, खत्म, पढ़ा दिया। और जो फिल्टर होता है मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट है बेटा खत्म हो जाती है, यहाँ पर वीबीए समाप्त हो जाता है। वीबीए की 3 प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को असाइन कर रखे हैं, उनको बनाते रहना, देख लेना कहीं से भी नहीं बनते हैं, गाइडेंस के लिए मेरा नंबर है, इसको कॉल कर लेना, बता देना, तो देख लेंगे उसको। तो आज हम खत्म करते हैं यहाँ पर। भविष्य में कभी भी एक्सेल और वीबी में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, मुझसे ले सकते हैं। बाकी अपने अपने काउंसलर कोऑर्डिनेटर को कनेक्ट कर लें आप लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए, ठीक है। आज की क्लास हम ओवर करते हैं, दैट्स